नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख पा रहे हैं अभी हम बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसके माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है। प्रिय साथियों, आज के सेगमेंट में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत शॉकिंग होगा आपके लिए भी और उम्मीद है जिन अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दे दिया होगा, उनके लिए तो ऑब्वियसली शॉकिंग होगा ही। इसलिए ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। अन्यथा बीच में छोड़ के जाने वाले हैं या स्किप करने वाले हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि आप वीडियो को अभी ही देखना बंद कर दें, क्योंकि फिर शुरू में देखने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए आप वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहें। तो देखिए, अगर हम लेटेस्ट घटनाक्रम की क्या है, तो अभी लेटेस्ट में ये है कि फिलॉसफी विषय के इंटरव्यू की तिथि आज निर्धारित कर दी गई है 6/12/2022 आज ही के दिन। अगर हम इसके ठीक पीछे चलते हैं यानी 5/12/2022 5 दिसंबर को, तो इसी फिलॉसफी से संबंधित एक नोटिफिकेशन आया था। उस नोटिफिकेशन का अर्थात औपबंधिक सूची में जो क्लेम करने के लिए जिन अभ्यर्थियों को कहा जाता है, जिन अभ्यर्थियों से कोई दस्तावेज छूट गए होते हैं, वो मांगे जाते हैं, तो उसके बाद की लिस्ट है 5/12/2022 यानी 5 दिसंबर की लिस्ट यानी कल की लिस्ट, जिसमें कि क्लेम के बाद क्या आयोग के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया गया, नहीं किया गया, तमाम सारी चीज़ों को यहाँ पर दर्ज किया जाता है। तो इसमें आप देखें, शुरू में एलिजिबल अभ्यर्थियों का ये अरेंज है यहाँ पे, तो मैं एलिजिबल को ना देख करके सीधे पहले इनएलिजिबल कैटेगरी की ओर चलता हूँ। एकदम हम नीचे आते हैं, तो नीचे से देखिए दूसरे नंबर के अभ्यर्थी पर देखिए यहाँ पे मैंने कुछ चुनिंदा अभ्यर्थियों को हाइलाइट ऑलरेडी पहले कर रखा है, जो कि मुझे लगा कि ये आपके समक्ष ये प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए 42 नंबर पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए इनएलिजिबल बिकॉज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ नॉट सबमिटेड विथ एप्लीकेशन फॉर्म एंड लेस फी पेड। ये कह रहा है कि इन्हें इनएलिजिबल किया गया है क्योंकि इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाया था। जैसा कि आप अवगत होंगे कि ये जो फीस यहाँ पर दो कैटेगरी में फीस पे करनी थी आयोग को। एक ₹75 एक ₹300। ₹300 आउट ऑफ स्टेट की महिलाओं के लिए था, जबकि ₹75 बिहार की केवल महिलाओं के लिए था। तो बिहार की महिला का चिन्हित कैसे होगा? तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पे, और डोमिसाइल किसके आधार पे माँगा जा रहा था? तो पिता के आधार पे माँगा जा रहा था। तो चूँकि इन अभ्यर्थी ने डोमिसाइल नहीं लगाया था, इसलिए इन्हें इनएलिजिबल किया था। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि पिता के नाम एवं पता तथा पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया। देखिए, इन्होंने बड़ी चालाकी से पिता एवं पति दोनों के आधार पे निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया है और इन्हें अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित किया गया है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी हेतु अर्हित किया गया है, यानी इनकी अभ्यर्थिता बच गई। लेकिन ठीक इसी तरह का मिलता-जुलता एक और ऊपर केस है, जिन्हें कि अर्हित नहीं किया गया है, उन्हें अनर्हित किया गया है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, यहाँ पर 23 नंबर पे चलिए हम 31 पे पहले चलते हैं। नहीं, 23 नंबर पे। देखिए 23 नंबर पे क्या है कि इनएलिजिबल बिकॉज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड एंड लेस फी पेड। यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगाया है और कम फी पे किया है। और पिता एवं पति के नाम, पता से निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। अब देखिए, इन्हें क्या कह रहा है कि यदि साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं, तो साक्षात्कार के समय सिर्फ पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र समर्पित करने की शर्त के साथ अनारक्षित कोटि हेतु औपबंधिक रूप से अर्हित। अब आप ये कहेंगे कि ये पिता एवं पति के नाम पे ये लगाएं, तो इन्हें केवल पिता के आधार पे मांगा जा रहा है। ठीक है? जबकि नीचे में पिता और पति दोनों के आधार पे था, उसे तो स्वीकृत कर लिया गया। चलिए एक ठो और हम देख लेते हैं, इसके बाद और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 31 नंबर पे भी यही है कि इनएलिजिबल बिकॉज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट नॉट सबमिटेड एंड लेस फी पेड, इनका भी देखिए सेम इशू है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि पिता, माता एवं पति के नाम से निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। इन्हें देखिए अस्वीकृत किया गया। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि ये पिता एवं पति के नाम से निर्गत अद्यतन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया, तो इन्हें आखिर अस्वीकृत क्यों किया गया? क्योंकि 42वें नंबर पे तो स्वीकृत किया गया है। देखिए, अब इनकी ज़रा आप स्पष्ट और बड़े ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पिता के नाम एवं पता तथा पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र। पति का यहाँ पे कोई नाम या पति का केवल नाम है, पता नहीं है। क्या है? पिता के नाम एवं पता तथा पति के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र, अर्थात पति का कोई भी निवास का जिक्र नहीं है। और ठीक ऊपर के अभ्यर्थियों का देखिए क्या था। अगर हम 31 नंबर के अभ्यर्थी का देखते हैं, तो यहाँ पे क्या था कि पिता, माता एवं पति के नाम से निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण पत्र।
अब अगर सर्टिफिकेट बने और उसमें इस तरह से जिक्र है कि ए जिनके माता बी, जिनके पिता सी और जिनके पति डी हैं, जिनका निवास स्थान बक्सर जिला या फिर आरा जिला या भागलपुर जिला है, जो कि बिहार राज्य के इस मूल रूप से अस्थायी निवासी हैं। अब अगर ऐसे बनता है तो ये बताइए, ए के बारे में क्या कहा गया कि ए जिनके माता बी, जिनके पिता सी और जिनके पति डी, जिनका निवास बक्सर स्थान में है। तो अब ये बताइए, अब किसका निवास बक्सर में है, पिता का है कि पति का है? इसमें तो बड़ा ही कन्फ्यूजन है। तो इस वजह से देखिए इन्हें अस्वीकृत किया गया, अनर्हित किया गया है। ठीक है, ऊपर में भी देखिए यही इशू था। ऊपर में भी यही इशू था कि पिता एवं पति के नाम पता से निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। अब यहाँ पे पिता और पति दोनों के नाम से किया गया। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन पैदा हो जा रही है। देखिए इसीलिए यहाँ पे तो स्पष्ट रूप से लिख दिया है, यदि साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाते हैं तो साक्षात्कार के समय सिर्फ पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र समर्पित करने के शर्त के साथ अनारक्षित कोटि हेतु औपबंधिक रूप से अरहित। तो जो महिला अभ्यर्थी जो पिता एवं पति दोनों का जिक्र की हैं, वो एक बार अपने सर्टिफिकेट को ध्यान से देख लें कि क्या निवास का जब पता का जब जिक्र हो रहा है, उससे पहले ही पति का नाम दे दिया गया है या उसके बाद दिया गया है। अर्थात क्या आपके सर्टिफिकेट को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट हो पा रहा है कि नहीं कि आपका निवास स्थान आपके पिता के ही निवास स्थान पर है। अर्थात आपका निवास जो बना है आपके पिता के ही निवास स्थान के आधार पे बना है। तो ये थोड़ा देख लें, अन्यथा आपको भी इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। इसलिए आप इसको देख लें, और अगर इस तरह के सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो अभी आपके पास वक्त है, समय रहते आप केवल पिता के आधार पर सर्टिफिकेट बनवा लें, अन्यथा आपको इनएलिजिबल कर दिया जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे इश्यू की ओर। देखिए यहाँ पे इनएलिजिबल डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड, नॉट नेट नॉट बेट 5 सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीएचडी नॉट सबमिटेड। देखिए पिता के नाम से पता एवं निर्गत निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया, लेकिन पीएचडी का 5 बिंदु प्रमाण पत्र नहीं था। चूंकि पीएचडी संबंधी जो 5 सर्टिफिकेट हैं, अगर आप बाद में दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अगर आपने पहले दे रखा है तभी उसे माना जा रहा है, बाद में ऐसा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। देखिए ये रेट जो है ना 34 नंबर, इसे ही मैं कह रहा था, ये बहुत शॉकिंग है। आखिर आयोग ऐसा कैसे कर सकता है? देखिए इसमें है क्या कि इन एलिजिबल बिकॉज फी पेड इज 75, कैंडिडेट इज इन ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी। अब इन्हें इन एलिजिबल किया है, क्यों किया है भाई? क्योंकि ये 75 रुपीज़ पे किए थे और ये मेल हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 75 रुपये चार्जेस थे वो केवल फीमेल के लिए थे। मेल के लिए भी थे स्पेशल कैटेगरी में, जैसे पीएच कैटेगरी का अभ्यर्थी हो, और शायद एससी एसटी के लिए भी थे। बट यहाँ पर देखिए खैर ये मैं कंफर्म नहीं बता सकता, मुझे भी देखना पड़ेगा कि एससी एसटी मेल के लिए 75 थे या क्या। खैर वो अभी मसला नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पर 75 रुपीज़ पे करने के आधार पर इन्हें इनएलिजिबल किया गया। लेकिन देखिए अभ्यर्थी का क्या कहना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एवं आवेदन शुल्क की राशि ₹300 भुगतान किए जाने की रसीद उपलब्ध कराया गया। तो वैसी स्थिति में इनको क्या किया गया? ईडब्ल्यूएस कोटि हेतु अरहित किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आयोग को नज़र नहीं आया था? आयोग को कैसे आखिर 300 अभ्यर्थी, देखिए इसमें कह रहा है कि अभ्यर्थी ने 300 भुगतान किया और आयोग का क्या कहना है कि 75 रुपीज़ भुगतान किया। अरे भाई ऐसे कैसे हो रहा है कि उसने 300 पे किया और आपको 75 दिख रहा है? एक जगह नहीं, एक जगह और आपको देखिए यही सेम इश्यू देखने को आएगा। 24 नंबर पे भी आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी है, इनएलिजिबल बिकॉज डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड एंड लेस फी पेड। देखिए यहाँ पर फिर आवेदक का कहना है, आवेदिका द्वारा निवास प्रमाण पत्र एवं उचित आवेदन शुल्क भुगतान किए जाने के पश्चात भी अनर्हित किए जाने पर आपत्ति दर्ज किया गया है। ठीक है, पिता के नाम से निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। देखिए यहाँ पर भी है कि भुगतान किए जाने के पश्चात भी, तो अंत में आयोग ने इसे क्या किया? स्वीकृत किया गया। यानी यहाँ पर भी महिला अभ्यर्थी ने 300 पे किया है और उनको क्या लग रहा है कि लेस पे किया है, यानी 75 रुपीज़ पे किया है। तो आखिर ऐसे कैसे हो रहा है? यह मानवीय त्रुटि कैसे हो सकती है? और जब इस तरह की मानवीय त्रुटि हो रही है तो मैं ये कहता हूँ, क्या गारंटी है कि आयोग पाँचों के पाँचों सर आपके रिसर्च पेपर को देख ही रहा हो? मानवीय त्रुटि तो वहाँ भी हो सकती है कि आयोग चूँकि औपबंधिक सूची तो जारी की जा रही है, लेकिन एपीआई स्कोर तो आपको नहीं दिखाया जा रहा है।
कि हर व्यक्ति का एपीआई स्कोर कितना बन रहा है। और जब इतना ब्लंडर आयोग के द्वारा मिस्टेक हो सकता है कि 300 रुपये आपने पे किया है और आयोग को 75 रुपीज़ नज़र आ रहा है, और जब अभ्यर्थी कह रहा है तब आयोग को यह नज़र आ रहा है कि अरे हाँ हाँ, इन्होंने तो 300 पे किया है। तो जब इतना बड़ा मिस्टेक आयोग से हो सकता है, तो इतनी बड़ी भूल ये रिसर्च पेपर के संबंध में क्यों नहीं भूल हो सकती है? रिसर्च पेपर भी हो सकता है किसी ने 4 लगाया हो, आयोग को 3 ही नज़र आ रहा हो, किसी को 2 ही नज़र आ रहा हो। तो ये बहुत आश्चर्यजनक है कि आयोग को ऐसे कैसे नज़र आ रहा है। खैर, हम आगे अन्य इश्यूज़ को देखते हैं। इनएलिजिबल बिकॉज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ नॉट सबमिटेड, ये तो खैर मैंने ऑलरेडी ज़िक्र कर दिया है। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। इनएलिजिबल बिकॉज़ डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ नॉट सबमिटेड एंड लेस फी पेड। यहाँ पर देखिए क्या है कि पिता के नाम एवं पता से निर्गत अद्यतन निवास, जाति एवं आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है, अस्वीकृत अनर्हित। एक्चुअल में आयोग द्वारा यहाँ पर कुछ न कुछ अन्य चीज़ें ऐड करना भूल गया है, चूँकि पिता के नाम से जब निर्गत कर दिया जाएगा तो उसे अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो आयोग के द्वारा भी यहाँ भी कहीं न कहीं कुछ लिखने में टंकण त्रुटि हुई है, जिस वजह से इसे अस्वीकृत किया है। एक्चुअल में हो सकता है कि इन्होंने पिता के नाम के साथ-साथ पति का भी ज़िक्र किया हो, इस वजह से कहीं न कहीं इन्हें अस्वीकृत किया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं देखिए। यहाँ पे देखिए इनएलिजिबल बिकॉज़ नो नेट बेट 5 पॉइंट सर्टिफिकेट रिगार्डिंग पीएचडी नॉट सबमिटेड। यहाँ पे क्या है कि डीन रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 29/11/2021 को निर्गत 5 बिंदु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। पहली बात तो ये है कि अगर 5 पॉइंट सर्टिफिकेट आप नहीं लगाए हैं, तो आपका बाद का हो या फिर वैकेंसी के समय का हो, बाद के कोई ऐसे दस्तावेज आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, पीएचडी के संबंध में या रिसर्च पेपर के संबंध में या किसी भी चीज़ के संदर्भ में। तो खैर ये तो इनएलिजिबल थे। आगे हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, इसके बाद हम सीधे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम अगर एलिजिबल वाले अभ्यर्थी की लिस्ट में आ चुके हैं, तो 444 नंबर के अभ्यर्थी पर हम जब आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि प्रोविजनली एलिजिबल अंडर अनरिजर्व्ड बिकॉज एनसीएल सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड विथ एप्लीकेशन फॉर्म सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन एमए। एक्चुअल इनका ये कह रहा है कि अगर आपने एमए और बीए के सर्टिफिकेट को दे रहे हैं आपके द्वारा, तो आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा। साथ साथ इन्होंने चूंकि एनसीएल नहीं लगाया था, तो इन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। प्लीज़ छात्रों, एक बार मैं और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। वैसे मैं पुराने वीडियो में कई बार ये कहते आया हूँ कि जो बैकवर्ड कैटेगरी के या ईबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने एनसीएल नहीं लगाया है, तो बाद में उनसे एनसीएल नहीं मांगा जा रहा है, उन्हें सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। उन्हें सीधे जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। एनसीएल किन अभ्यर्थियों से मांगा जा रहा है? उन अभ्यर्थियों से जो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू एनसीएल लगाए हैं। एक्चुअल में एनसीएल 2 तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक बिहार गवर्नमेंट के लिए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एनसीएल लगाए हैं, उनसे भी 10 पॉइंट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जैसे ऊपर में ही देखिए, प्रोविजनली एलिजिबल अंडर अनरिजर्व बिकॉज एनसीएल सर्टिफिकेट इज नॉट सबमिटेड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म 10 में अद्यतन एनसीएल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। चूंकि ऑनलाइन आवेदन के साथ एनसीएल प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः अनारक्षित कोटि हेतु अर्हित। तो चूंकि ऑनलाइन आवेदन के समय आपने नहीं दिया था, इस वजह से आपको अनरिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म 10 या फिर जो बिहार वाला एनसीएल है, किनसे मांगा जा रहा है? उनसे मांगा जा रहा है कि जो ऑलरेडी कोई ना कोई एनसीएल लगाए हैं। कोई ना कोई का तात्पर्य या तो बहुत पुराना एनसीएल लगाए हैं, नहीं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मान्य है वो एनसीएल लगाए हैं, उनसे एनसीएल मांगा जा रहा है, न कि जिन्होंने नहीं लगाया है उनसे मांगा जा रहा है। तो ये चीज़ें थी, मुझे लगता है कि और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बताने योग्य नहीं थी। तो चलिए हम 6 तारीख वाले नोटिफिकेशन पे चलते हैं, जो कि आयोग की तरफ से जारी किया गया है। देखिए 6 तारीख के नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जो कि फाइनल लिस्ट है फिलॉसफी विषय का। फाइनल लिस्ट तात्पर्य इंटरव्यू के लिए फाइनल लिस्ट, जिसमें कुल आपको अवगत होंगे कि 135 सीटें थीं फिलॉसफी विषय में, और 135 सीटों के अगेंस्ट में देखिए कुल कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आया है। तो जैसा कि 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू कॉल आ रहा है, यानी कि एक सीट पर 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 236 अभ्यर्थी को ही बुलाया गया है। अर्थात कितने अभ्यर्थी को यहाँ पे कॉल किया जाना चाहिए था? 135 गुणे अगर हम 3 करते हैं, तो 405 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल आना चाहिए था। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आता है, तो यहाँ पर कुल 236 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आता है। एक्चुअल में कई कैटेगरी में इन्हें तिगुना अभ्यर्थी नहीं मिले होंगे, जिस वजह से कम अभ्यर्थी आपको देखने को मिल रहे हैं।
आप कट-ऑफ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति एससी में 34 गया है। एससी फीमेल में भी कट-ऑफ कितना है 34 है। ठीक है? इस वजह से आप यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी में देख सकते हैं 33 है। यहाँ पर ईबीसी फीमेल में भी देख सकते हैं 33 है। यही कहीं न कहीं ज़ाहिर कर रहा है कि ईबीसी फीमेल में अभ्यर्थी ही नहीं मिले होंगे। ईबीसी में अभ्यर्थी ही नहीं मिले होंगे, एससी में अभ्यर्थी ही नहीं मिले होंगे। इस वजह से यहाँ पर आपको कम लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। होना चाहिए 405 जबकि 235 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कॉल आया है। एक यहाँ पे और थोड़ा शॉकिंग नज़र आया। अभी तक हो क्या रहा था कि जितने भी आयोग के द्वारा लिस्ट निकाले जा रहे थे, पहले ही कट ऑफ जारी कर दिया जा रहा था, पहले वाले ही लिस्ट में, ठीक है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो सबसे पहले फ़िलॉसफ़ी विषय का लिस्ट जारी किया गया था 18 नवंबर को, उस समय के लिस्ट में हम आ चुके हैं और इस लिस्ट में देखिए पहले ही यहाँ पर कट ऑफ जारी कर दिया गया है। लेकिन देखिए पहले की कट ऑफ और फाइनल लिस्ट वाला जो कट ऑफ है वो उसमें अंतर है। फाइनल लिस्ट यानी 6 तारीख को, यहाँ पे देखिए 0.68 का अंतर आ चुका है। अनरिज़र्व कैटेगरी में देखिए 82.68, 82.68 जबकि पहली जो लिस्ट जारी की गई थी 18 नवंबर को, इसमें देखिए कट ऑफ क्या था 82, तो 0.68 की बढ़ोतरी हो चुकी है, तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, चूँकि अब तक ऐसा नहीं देखने को मिल रहा था कि फाइनल लिस्ट में कोई कट ऑफ में चेंजेज़ आ रहा था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि 0.68 यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है। एक्चुअल में ये इंक्रीज़ इसलिए हुआ है क्योंकि जो महिला अभ्यर्थी जिन्हें कहीं न कहीं इनएलिजिबल कर दिया गया था, वो फ़ादर के नाम पर जो सर्टिफ़िकेट दे रही हैं, तो वो एलिजिबल होने की वजह से ये इसमें शामिल हो जा रही हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं ये कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है। तो और आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या है, तो देखिए इसमें इसका इंटरव्यू मात्र 2 दिन चल रहा है, ये अच्छी बात है कि आयोग थोड़ा-सा अपने इंटरव्यू की गति को बढ़ाया है। 236 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू केवल 2 दिन में ले लिया जाएगा, 15/12/2022 और 16/12/2022 को इंटरव्यू होगा। इसमें आगे आप देख सकते हैं कि साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि एवं समय संबंधित विस्तृत सूचना वेबसाइट पर सूचना पट्टी पर अलग से प्रकाशित की जाएगी। यानी एक लिस्ट अभी और आएगा जो कि जिसमें कि आपको टोटल रहेगा कि किस सिटिंग में आपको बुलाया जा रहा है। चूँकि 2-2 शिफ्ट में इंटरव्यू होगा तो आखिर किस शिफ्ट में आपका होगा, कैसे होगा, क्या होगा? तो एक लिस्ट अभी और जारी की जाएगी। प्रिय साथियों, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, खासकर फ़िलॉसफ़ी विषय के, तो आखिर इंटरव्यू बोर्ड में आपको जाते समय क्या-क्या चीज़ें ले जानी होती हैं। एक्चुअल में वहाँ पर किसी तरह का कोई थीसिस नहीं ले जाना होता, कुछ नहीं। आपको इंटरव्यू में देखिए कि यही सीट मिलता है। जब आप अंदर जाएँगे तो इसी तरह का एक स्लिप मिलेगा। आप देख सकते हैं ये बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन संबंधित ये स्लिप है। ये एक कॉल स्लिप मिलता है, इंटरव्यू स्लिप मिलता है। इसमें देखिए कोड रहता है। प्रत्येक अभ्यर्थी का वहाँ कोड मेंशन होता है, ठीक है? आपको इंटरव्यू बोर्ड के अंदर आपको नाम से नहीं बुलाया जाता, आपकी पहचान मात्र एक कोड होती है। देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी का इस तरह कोड होता है, बोर्ड का नेम होगा, जैसे कि वहाँ पे बोर्ड का नंबर होगा, चूँकि अमूमन 5 बोर्ड बन रहे हैं, तो 5 बोर्ड में मान लीजिए आपका तीसरे बोर्ड में रहा, तो यहाँ पे 3 अंकित कर दिया जाएगा। इंटरव्यू का डेट जैसा कि ये 4/11/2022 का लेटर है, तो 4/11/2022 का देख रहे हैं डेट दिया हुआ है। सेशन आफ्टरनून है तो यहाँ पे आफ्टरनून पर टिक लगाया है, मेल है तो मेल पर टिक लगाया है, चूँकि सब्जेक्ट ये हिंदी था तो हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। इशूइंग अथॉरिटी का सिग्नेचर है, तो ठीक यही आपको एक लेटर मिलेगा और इसी लेटर को मात्र लेकर के अंदर जाना है। ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको यह भी दिखा दिया है कि आप अंदर जाएँगे तो आपको किस तरह का कॉल स्लिप लेटर मिलेगा, ओके? तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहा होगा। तो थैंक यू सो मच कि आप इस चैनल से जुड़े और अंत तक इस वीडियो पे बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए व्यूअर हैं। चूँकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको समय पर आने वाले समय में नई-नई वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इस चैनल को बने इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।